Hello, students. Welcome back to my channel. You're watching Ignited Coaching Classes, and this is the part 3 of class 11th Chemistry, Chapter 3. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन से ग्रुप में है, कौन से पीरियड में है, एंड सो ऑन. आज हम देखेंगे जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो हम क्या ट्रेंड ऑब्जर्व करते हैं. ठीक. फर्स्ट एलिमेंट्स देखते हैं सारे ग्रुप्स का. सबसे पहले यहाँ पे जो एलिमेंट है, यहाँ पे जो फर्स्ट ग्रुप 1 में एलिमेंट है वो है सोडियम. ग्रुप 2 का Mg, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एंड सो ऑन, ये सारे एलिमेंट्स जा रहे हैं. अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर हम देखें तो क्या हो रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 1, मैग्नीशियम का देखें तो है 2, अर्गन का देखें तो है 8, विच इज नोबल गैस. ठीक है, तो ये है फर्स्ट ग्रुप और ये है लास्ट ग्रुप. तो 1 से अगर 8 ग्रुप तक हम जा रहे हैं तो क्या होगा, इंक्रीज इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इफ गोज लेफ्ट टू राइट. तो ये ट्रेंड हमने ऑब्जर्व किया कि जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो रहा है, 1 बाय 1 इंक्रीज हो रहा है. नेक्स्ट हम देखते हैं वैलेंसी की अगर बात करें तो जैसे मेन ये रहता है कि एटॉमिक नंबर कितना होना चाहिए, 2, 8 और 8. तो यहाँ पे 8 होना चाहिए. तो जो जितनी की कमी है वो हमारी होती है वैलेंसी. चेक फॉर व्हाट लैक्स, चेक फॉर व्हाट लैक्स, इसका मतलब ये होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स नहीं है. तो इसकी वैलेंसी होगी 3, 5 नहीं होगी इसकी वैलेंसी. ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, अगर जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं तो ये 1 से 4 हो रहा है और 4 से 0 हो जा रहा है. तो इससे हम ये समझते हैं कि तो अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो सबसे पहले वैलेंसी इंक्रीज होगी 1 से 4 तक, फिर 4 पे आके फिर डिक्रीज होगी 0 तक. तो ये जो है वो ट्रेंड चलते आता है. अब हम देखते हैं साइज ऑफ एटम कैसे रहेगा. जैसे अगर हम सोडियम की बात करें तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन या लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम क्या बोल सकते हैं, 1 है यहाँ पे. ठीक है, तो जैसे हम इसको ड्रॉ करते हैं तो फर्स्ट में क्या है, 2, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. ठीक, तो यहाँ पे हम देखते हैं एक और हम शेल बना रहे हैं, वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है. इसका मतलब ये होता है कि फर्स्ट शेल से जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, इसके बाद वाले से थोड़ा कम और इसके बाद वाले से थोड़ा कम. तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज़्यादा होंगे अट्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा. तो इसका जो है साइज जो है वो बहुत ज़्यादा ना बड़ा रहेगा ना बहुत ज़्यादा छोटा रहेगा. हम मैग्नीशियम की अगर Mg की बात करें, वैलेंस शेल हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन. अट्रैक्शन यहाँ पे बढ़ जाएगा. क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या हो जा रहे हैं, बढ़ जा रहे हैं, जिसकी वजह से अट्रैक्शन जो है वो डेफिनेटली बढ़ना है. जैसे जैसे हम फर्दर जाते जा रहे हैं अट्रैक्शन बढ़ेगा तो एटम का साइज जो है वो क्या हो जाएगा, एलिमेंट का साइज जो है वो क्या हो जाएगा, श्रिंक होते जाएगा. क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ेगा, न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ पुल करेगा. ठीक, क्योंकि न्यूक्लियस है पॉजिटिव और बाकी इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिव. ठीक, तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, द मोर द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर शेल मोस्ट लेस साइज रहेगा ऑफ द एटम ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इंक्रीजेस. जैसे जैसे जाते हैं वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है. इस कंडीशन में साइज जो है उसका कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगा. फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस इन द पीरियड, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा ड्यू टू विच साइज डिक्रीजेस. ठीक है, ड्यू टू व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इंक्रीजेस. इसका हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं. सोडियम में ये था साइज, मैग्नीशियम में समवट ऐसा रहेगा, एल्यूमिनियम में ऐसा एंड सिलिकॉन में धीरे धीरे कम होता है. अब हम देखते हैं मेटालिक कैरेक्टर. जब हम मेटालिक कैरेक्टर की बात करते हैं इससे हम ये समझते हैं हाउ इजीली एनी एलिमेंट्स कैन शेयर द इलेक्ट्रॉन वॉन्ट्स टू बिकम इलेक्ट्रोपॉजिटिव. ठीक है, कि ऐसी एबिलिटी किसी एटम की कि वो कितना इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, शेयर कर दे रहा है, या टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी. सो दीज आर शोइंग द मेटालिक कैरेक्टर बिकॉज मेटल गिव्स द इलेक्ट्रॉन ऑलवेज. तो यहाँ पे हम देखते हैं ये जो मेटल है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करने में हेल्प करता है, शेयर करने में हेल्प करता है. और हमेशा मेटल्स जो है वो क्या शेयर करते हैं, इलेक्ट्रॉन. when the force और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन was less, जिस कंडीशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कम होगा, इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन मतलब क्या समझते हैं हम,
कि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, जिसके वजह से वो इजीली शेयर कर लेगा। जितने ज़्यादा वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, उतना साइज छोटा, जितना साइज छोटा उतना हमें डिफिकल्टी होगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में। तो व्हेन द फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन वाज लेस देन द एलिमेंट कैन easily gives the electron, but when it increases the element will not lose the electron easily। तो electropositivity जो होती है, the tendency to lose the electron is directly proportional to what? साइज ऑफ एटम। तो अगर साइज ऑफ एटम ज़्यादा तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा। अगर इलेक्ट्रॉन्स साइज ऑफ एटम होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो क्या होंगे? कम होंगे। साइज ऑफ एटम बड़ा होगा मतलब इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। क्यों? क्योंकि हमने अभी पढ़ा ना कि वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तो ज़्यादा अट्रैक्शन, और ज़्यादा अट्रैक्शन तो छोटा एलिमेंट बनेगा, एटम का साइज छोटा रहेगा। बट अगर हम इलेक्ट्रॉन इसके प्रेजेंस में देखें, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के बेस पे अगर देखें, तो साइज ऑफ एटम जितना छोटा रहेगा उतनी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम लगेगी, कम मिलेगी। मतलब हम लोग को इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या मिलेंगे? कम मिलेंगे। तो हम अगर देखें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है? डिक्रीज एज साइज डिक्रीज। अब एक चीज यहाँ से नोटिस करो कि जैसे हमने देखा यहाँ पे साइज जो है वो क्या होते जा रही है? डिक्रीज होते जा रही है। देयरफॉर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो क्या होते जा रही है? डिक्रीज होती जाएगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। समझ आया? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हम इधर क्या देख रहे थे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी में? कि टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। अगर हम हमने पढ़ा है कि अगर किसी इंसान में इंसान से हम नेगेटिविटी बाहर निकालते हैं तो वो थोड़ा सा पॉजिटिव बन जाता है। एक नेगेटिविटी बाहर निकाले तो एक पॉजिटिव। अगर हम किसी इंसान में एक नेगेटिविटी क्या कर रहे हैं? डाल रहे हैं, तो वो एक नेगेटिव बनेगा। ठीक, मतलब ऐसे समझाने का तरीका ये है कि टेंडेंसी ऑफ लूज इलेक्ट्रॉन मतलब जो है वो पॉजिटिव बनेगा, जो मेटल्स ही ज़्यादातर करते हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा। और ये क्या होते हैं? नॉन मेटालिक कैरेक्टर शो करते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन द लेस द साइज। जितना ज़्यादा कम साइज ट्राइज टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। इफ द साइज इज लेस सो द न्यूक्लियस विल बी नियर टू द लास्ट शेल। अगर साइज छोटा है, मान लो 2 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 2 नहीं, आगे का ले सकते हैं हम लोग, जैसे 1 2 3 4 ले लेते हैं, टोटल है 6। ठीक है, तो इफ साइज इज लेस सो द न्यूक्लियस विल बी नियर टू द लास्ट शेल। ये जो न्यूक्लियस है वो लास्ट शेल के ज़्यादा पास है। अगर कर्सर दिख रहा है तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है। तो क्या बोल सकते हैं? ट्राइज टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन इजीली। अब क्या करेगा? अब जब ये बॉन्डिंग की कोशिश करेगा, यहाँ पे हम इजी वे में समझते हैं। जब ये बॉन्डिंग की कोशिश करेगा, देखो यहाँ पे अगर साइज जितना ज़्यादा छोटा रहेगा, मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा? ये यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये और इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? गेन करने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इससे हमको ये समझ आएगा इफ साइज इज लेस, so the electron will be near to the last shell, tries to attract the more electron। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्या? साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो साइज जो है वो घटती है, और साइज अगर बढ़ती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहेगा फर्स्ट ग्रुप बिटवीन मेटल्स रहेंगे। मोस्ट ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसका मतलब क्या होता है कि वो क्या है? बेस्ट मेटल्स। कौन शो करता है? तो होते हैं मेटल्स। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन शो करता है? 17th ग्रुप, जो कि नॉन मेटल्स का होता है। ठीक, इसके बाद हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं रिएक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द वैलेंसी। वैलेंसी पे डिपेंड करता है। हमने देखा कि जो भी इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी ज़्यादा है वो क्या करेगा? ज़्यादा ट्रैप करने की कोशिश करेगा इलेक्ट्रॉन को। न्यूक्लियस ज़्यादा पास रहेगा। अगर एक ही 2 वैलेंसी, कम वैलेंसी है तो न्यूक्लियस ज़्यादा ट्रैप करेगा। ग्रुप 1 की अगर बात करें तो ये जो होते हैं मोस्ट रिएक्टिव होते हैं। ग्रुप 17 की बात करें तो वो भी मोस्ट रिएक्टिव, बट ग्रुप 14 की बात करें तो लीस्ट रिएक्टिव होता है। ये कैसे होता है ये हम समझते हैं। ठीक है, जनरल ट्रेंड अभी तक हमने ये देख लिया कि लेफ्ट से राइट कैसे जाते हैं, लेफ्ट से राइट हम क्या चीज़ें समझते हैं। अब हम देखेंगे कि टॉप से बॉटम जब हम जाते हैं तब क्या होता है। ठीक है, अब जब हम टॉप से बॉटम जाते हैं तो जो वैलेंसी होती है, ठीक है, ग्रुप वाइज वैलेंसी सेम होती है। फर्स्ट ग्रुप की 1 वैलेंसी होती है,
वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम होते हैं, ठीक है, जैसे वैलेंसी सेम होगी तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे। साइज की बात करें तो टॉप टू बॉटम जब हम जाते हैं तो साइज इंक्रीज होती है, कैसे ये हम देखते हैं। जैसे फर्स्ट शेल में देखो, लिथियम के सेकेंड शेल, वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके वैलेंस शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, बट यहाँ पे शेल बढ़ गया। वैसे हेयर अप टू डाउन शेल्स वर ऑल्सो इंक्रीजिंग, इसका मतलब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं, देयरफॉर साइज एटम का जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब व्हाट, मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर मतलब हमने क्या पढ़ा है कि टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव आ रहा है मतलब वो क्या कर रहा है, लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे लिथियम जो है, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, 2 और 1, 2 और 1। आगे देखते जाएंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएंगे। ये जो हम फ्रेंचियम देख रहे हैं यहाँ पे, फ्रेंचियम करके एक एलिमेंट है, ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। हम बोलते थे पोटेशियम जो है वो मोस्ट रिएक्टिव है, बट फ्रेंचियम जो है वो उससे भी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। यहाँ पे इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टेंडेंसी टू व्हाट, गेन इलेक्ट्रॉन। इससे पहले पॉजिटिविटी में टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, अब हम देख रहे हैं टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटालिक कैरेक्टर, यहाँ पे अगर हम फ्लोरीन की बात करें, बेस्ट नॉन मेटल्स, ये जो है क्या है, बेस्ट नॉन मेटल्स है। और अगर हम टॉप से बॉटम जाते हैं तो क्या होता है, ये चीज़ डिक्रीज होते जा रही है, बट अगर बॉटम से टॉप जाते हैं तो ये चीज़ डिक्रीज होते जाएगी। वेट, हम जैसे टॉप से बॉटम से टॉप अगर जाते हैं तो ये चीज़ जो है वो क्या होते जाती है, डिक्रीज होते जा रही है। और यहाँ पे बेस्ट नॉन मेटल जो है वो है फ्लोरीन। अब हम देखते हैं रिएक्टिविटी और वैलेंसी। रिएक्टिविटी जो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वैलेंसी के, वैलेंसी ज़्यादा रिएक्टिविटी कम, वैलेंसी कम रिएक्टिविटी ज़्यादा, बट ऑल हैव सेम वैलेंसी, रिएक्टिविटी सबकी क्या रहेगी, सेम होगी। टॉप टू बॉटम अगर देखते हैं तो यहाँ पे रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी इंक्रीजेस बिकॉज मेटल, मेटल का काम ये रहता है इज टू गिव द इलेक्ट्रॉन्स। याद रखना हमेशा, मेटल का क्या काम रहता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, बांटता है। नॉन मेटल जो होते हैं वो होते हैं क्या, नॉन मेटल की जो वैलेंसी रहती है वो क्या होती है, रिएक्टिविटी जो रहती है वो ऊपर से नीचे, टॉप से बॉटम डिक्रीज होती रहती है। मोस्ट रिएक्टिव, जैसे कि अगर हम लोग देखें मोस्ट रिएक्टिव क्या होते हैं, ये सीक्वेंस में चलता है, लिथियम, लिथियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर सोडियम, लेड, CS, FR एक्सेट्रा। लीस्ट रिएक्टिव अगर देखें तो फ्लोरीन, क्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक्सेट्रा। अब हम लोग देखते हैं लोकेशन ऑफ एलिमेंट इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो हमने लास्ट वीडियो में ये चीज़ देख चुके हैं कि ये S ब्लॉक है, ये D ब्लॉक है, ये P ब्लॉक है एंड ये F ब्लॉक एलिमेंट्स है। F ब्लॉक जो है वो पीरियोडिक टेबल के बेसिकली बाहर है, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है ये हमने देख लिया है कि हम ग्रुप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। S1 होगा, यहाँ पे थोड़ा सा 1 मिनट और देख लेते हैं कि S1 होगा तो हम क्या बोलेंगे कि ये फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है। S2 होगा तो सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है। अगर मुझे P ब्लॉक के लिए चेक करना है कि वो कौन से ग्रुप में है तो ये देख लेंगे हम लोग कि X+12 करना पड़ेगा तो मुझे समझ आ जाएगा। फिर D ब्लॉक के लिए अगर चेक करना है कौन से ग्रुप में है तो ये हो जाएगा +2 करना पड़ेगा, जो भी वैल्यू आएगा, ठीक है। ये एक्सेप्शन केस हमने हीलियम का देख चुके हैं हम लोग। जैसे हीलियम का जो एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, तो इसका होगा P ब्लॉक एलिमेंट होना चाहिए ये, बट ये क्या होता है ग्रुप नंबर, ये 2+, अगर हम लोग P ब्लॉक के लिए क्या करते थे, 12 करते थे, तो ये क्या होता था 14th ग्रुप, बट ये किससे बिलोंग करता है, 18th ग्रुप में आता है। क्यों, क्योंकि ये जो है एक नोबल गैस है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये लोकेशन चेक करने वाला भी हम देख चुके हैं, Mn का भी एग्जाम्पल देख चुके हैं, कैल्शियम, अर्गन एक्सेट्रा, ऑक्सीजन। अब देखते हैं हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना, इसको हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बोलते हैं। हम लोग देखते हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी होता है, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैशियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। उसके ग्राउंड स्टेट से हम क्या निकाल रहे हैं, लूजली बाउंड जो भी इलेक्ट्रॉन है
उसको हम निकाल ले रहे हैं ताकि वो क्या बन जाए, इलेक्ट्रोस्टैटिकली अगर देखें तो वो पॉजिटिव बन जाए। एंड एटम हैज़ अ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड इट्स न्यूक्लियस। एटम्स जो होते हैं उसके आसपास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस के आसपास मंडरा रहे होते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। डेफिनेटली जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन्स को उसने क्या करके रखा है, खींच के रखा है, अट्रैक्ट करके रखा है। टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वी नीड टू प्रोवाइड सम एनर्जी, डेफिनेटली। ठीक है, दिस रिक्वायर्ड एनर्जी, इसको हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। आइसोलेटेड एटम्स, इसका मतलब ये होता है कि द एटम अलोन इज नॉट जॉइंड और इंटरैक्टिंग विद अनदर, मतलब वो क्या रहेगा, आइसोलेटेड मतलब अकेला एटम होना चाहिए। गैशियस एटम मतलब ये बोलते हैं कि एटम इज प्रेजेंट इन गैस स्टेट वेयर एटम्स आर फ्री एंड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन्स भी सेपरेट रहेंगे। अब मेन और फाइनल चीज हम समझते हैं जो कि फाइनल डेफिनेशन और इसका अंडरस्टैंडिंग है। द एनर्जी नीडेड टू मेक वन इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम a single free electron in the gas state making it positively charged, क्या बनाएंगे हम उसको, जैसे हम देखते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आयोनाइजेशन अगर मुझे ज़्यादा लग रही है, एनर्जी एनर्जी निकालने में क्या लग रही है, मुझे ज़्यादा लग रही है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। अगर आयोनाइजेशन कम लग रहा है मतलब मैं इजीली लूजली बाउंडेड है। मेटल्स जो होते हैं, ठीक है, लेस एनर्जी इनको क्या लगती है या लो एनर्जी लगती है कंपेयर टू नॉन मेटल्स और नोबल गैसेस, क्योंकि मेटल्स जो होते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, ऐसे फ्री में दे देते हैं, ले जाओ जाओ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बट जो ये नोबल गैसेस, तुमको पता है नोबल गैसेस का तो पेट भरा होता है, इनसे इलेक्ट्रॉन्स निकालना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल ही, बहुत मुश्किल होता है। एंड नॉन मेटल्स जो होते हैं ये भी दे देते हैं इलेक्ट्रॉन्स, बट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो लगती है। और नॉन मेटल्स नोबल गैसेस हैव ionization enthalpy more or high. The SI unit of ionization enthalpy और ionization energy is joule पर मोल, या अगर इसकी कॉमन यूनिट देखें जो कि आती है किलो जूल पर मोल, हम उसको बोलते हैं। अगर मैं नॉर्मली इधर बात करूं, इधर थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक, अगर मैं नॉर्मली इन जनरल बात करूं तो ये क्या होता है कि अगर मैं बोली एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम अगर एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, तो डेल एक्स अगर चेंज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोले तो वो डेल एक्स हो जाएगा, जिसमें मुझे लग रही है आई ई आई ई वन, ठीक है, जिसको मैं एक्स बोल दे रही हूँ। अब मुझे देखो, सेकेंड बार मैंने इलेक्ट्रॉन निकाला तो एक बार में वो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, वन प्लस हो गया। सेकेंड टाइम में जब मैंने सेकेंड इलेक्ट्रॉन, दो नेगेटिविटी निकली तो दो पॉजिटिविटी, देयरफॉर आई टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगर मैं बोल रही हूँ आई, यहाँ पे आई, सॉरी, आयोनाइजेशन जैसे चार्ज +2 है, तो अगर एक और इलेक्ट्रॉन निकाल रही हूँ, एक और नेगेटिविटी इंसान में से निकाल रही हूँ, तो तीन पॉजिटिविटी हो जाएगी। तो बेसिकली ये तीन जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, IE1, IE2, IE3, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे हमेशा क्या होती है, कम। अब इसका मैं कॉन्सेप्ट समझाती हूँ कि क्यों ऐसा होता है। ठीक, अब ध्यान से देखो, फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली मैं कोई एटम ले रही हूँ, ठीक है, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 5 6 7 8, और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जब मैं 3 नहीं, एक ही ले लेते हैं बाहर, एक इलेक्ट्रॉन है। अब मैंने क्या किया, IE1 लगाया एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो ये मेरा x बन गया। फिर मैंने क्या किया, फिर मेरा एटम ऐसा दिखेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 2। अब मेरा एटम ऐसा दिख रहा है। अब ये बताओ कि यहाँ से न्यूक्लियस का जो बॉन्डिंग है इलेक्ट्रॉन के साथ वो कम हो, ज़्यादा होगा, बहुत, आई एम सॉरी, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्डिंग है वो क्या होगी, कम होगी। बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो न्यूक्लियस से बॉन्डिंग है वो ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे IE2 इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, y। ठीक, अब मैंने यहाँ से निकाला एक इलेक्ट्रॉन, मान लो। अब क्या कर रही हूँ मैं, यहाँ पे कंपैरेटिवली जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन लगेगा, मुझे जो एनर्जी लगेगी वो क्या होगी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा, सबसे कम होगी। यहाँ पे जो फर्स्ट वाली एनर्जी होगी वो हमको सबसे कम लगेगी, क्योंकि वो वैलेंस एकदम बाहर है, तो उसका जो इलेक्ट्रॉन के साथ ये न्यूक्लियस के साथ जो बॉन्डिंग है वो क्या रहेगा, कम रहेगा। फिर उसके बाद मुझे y ज़्यादा लगेगी, फिर सबसे ज़्यादा मुझे कौन सी लगेगी, z लगेगी। ठीक है, तो बस हम यहाँ पे यही चीज़ समझना चाह रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे हमको एनर्जी कितनी और क्यों लगेगी ज़्यादा। अब इसके बाद है
फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये चीज़ें थोड़ा समझना ज़रूरी है। एटम साइज की अगर हम बात करें, लार्जर द एटम साइज लेसर द अट्रैक्शन। मैंने वही बोला कि एटम जितना बड़ा होगा, अट्रैक्शन लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में कम होगा, बिटवीन न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, हेंस लोअर इज द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये चीज़ हम समझ चुके हैं, ठीक है, जो मैंने एग्जाम्पल से समझाया। In condition, it is easier to take out electron because it is a far away from the nucleus. Less energy is required to remove the electron. B condition जो है, it is harder to take out electron because it is nearer from the nucleus. More energy required to the remove the electron. तो हम ये समझते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है किसके, साइज के, ठीक। तो हम ये देखते हैं फ्रॉम पीरियड से अगर हम समझे, तो लेफ्ट से अगर हम राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट अगर जा रहे हैं, स्टडीड अर्लियर दैट लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक। अब टॉप टू बॉटम देखते हैं। मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी है तो लेस आयोनाइजेशन एंथैल्पी लगेगी। तो टॉप से बॉटम अगर हम देखें तो साइज जो है वो बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी। जितनी ज़्यादा साइज, जितना बड़ा एटम, उतना बाहर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि होता है न्यूक्लियर चार्ज। Greater the nuclear charge, stronger is the attraction for electron and hence higher is the ionization enthalpy. When we take out electron from elements, so reactively relatively अगर हम देखें, protons are increasing accordingly. मैंने बताया था, हमेशा समझाती हूँ मैं ये चीज़, कि जब जब हम नेगेटिविटी निकालते हैं तो पॉजिटिविटी आती है। तो जब जब हम जितने जितने इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे उतनी उतनी पॉजिटिविटी, पॉजिटिव या फिर प्रोटॉन्स बढ़ते जाएंगे। So when a nucleus proton increases, then the nucleus becomes stronger and its nuclear charge start increasing. तो जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन्स जितना जितना ज़्यादा निकालते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या होते जाएंगे, स्ट्रॉन्गर होते जाएंगे। जो इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्गर नहीं होंगे, ये क्या होते जाएगा, प्रोटॉन्स जो है वो क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो इसकी जो पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन्स आर इंक्रीजिंग अकॉर्डिंगली व्हेन लूज इलेक्ट्रॉन, तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में कम होते जाएगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कभी कभी जो एटम है वो क्या, एलिमेंट जो है वो कभी इलेक्ट्रॉन गेन करता है और कभी लूज करता है। ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन इन द चार्जेस। न्यूक्लियर चार्ज का आगे पीछे या बढ़ना या कम होने की वजह से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। तो जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, मतलब प्रोटॉन का चार्ज बढ़ता है, साइज जो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा लगती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, साइज बढ़ जाता है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं लगती है। तो फॉर एवरी एटम जनरली इवन जो है वो हमेशा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालने का सबसे कम, उससे बाद वाला ज़्यादा, एंड सो ऑन। देयर इज बिकॉज दिस इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ईच टाइम, ठीक। एक्सेप्शन केस आता है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। इसमें हमेशा फर्स्ट एनर्जी जो है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने की एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एटम्स विद द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक कंप्लीटली फील्ड और हाफ फील्ड हैव अ हायर, मतलब क्या बोलते हैं कि कंप्लीटली फील्ड और हाफ फील्ड हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी रहती है ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। क्योंकि हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड जो एटम्स होते हैं उसमें स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। एज वी हैव बीन स्टडीड इन द प्रीवियस लेसन दैट हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड हैव मोर स्टेबिलिटी कंपेयर टू वैकेंट। तो यहाँ पे भी सबसे ज़्यादा किस में लगेगी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने में। फॉर एक्सेप्शन केस है ये वाला, फॉर एल्कलाइन अर्थ मेटल फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम NS2 कॉन्फ़िगरेशन विच इज मोर स्टेबल, ठीक है। तो फुल्ली फील्ड होता है एल्कली अर्थ मेटल्स। रिमूव वन इलेक्ट्रॉन, देखो जैसे यहाँ से मैग्नीशियम से हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो 3s2 से किस में हो जा रहा है, 3s1 में चेंज हो जा रहा है, जो कि क्या हो जा रहा है, हाफ फील्ड हो जा रहा है फुल्ली फील्ड से। तो यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या लगेगी, ज़्यादा। फिर अगर एक इलेक्ट्रॉन में बाहर निकाल रही हूँ तो ये क्या हो जाएगा, Mg+ और एक इलेक्ट्रॉन बाहर, तो यहाँ पे ये वाला जो केस है ये क्या हो जाएगा, पूरा वैकेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे इस केस में आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो क्या लगेगी, कम, ज़्यादा लगेगी। फर्स्ट वाली कम लगेगी बट सेकेंड वाली जो है वो क्या लगेगी, ज़्यादा लगेगी, ठीक है। जैसे हम लोग नॉर्मली देखें कि
ये क्या है, हाफ फील्ड है, देखो ये ज़्यादा स्टेबल रहेगा, ताकि खाली रहे उससे ज़्यादा क्या रहेगा, वो स्टेबल रहेगा, हाफ फील्ड। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन शील्डिंग कैसे होता है। इलेक्ट्रॉन शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट जिसको बोलते हैं। नाउ इलेक्ट्रॉन वांट्स टू गो टू न्यूक्लियस, ऑल जैसे 1s 2s 2p 3p, अपोजिंग द न्यूक्लियस, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन है ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन क्या जाना चाहता है, न्यूक्लियस में फॉर एग्जांपल जाना चाहता है। तो यहाँ पे ये वाले जो एटम्स है सारे, ये वाले जो सारे एटम्स हैं, ये इनके पास, सारों के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है सारों के पास। तो ये क्या करते हैं, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रेपेल करते, कि नहीं जाने देंगे। हियर इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स रेपेल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, रिड्यूसिंग द इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन, बढ़ाता है। और क्या बोल सकते हैं हम लोग, ग्रेटर द शील्डिंग लोअर द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जितना ज़्यादा शील्ड करेंगे हम लोग कि नहीं, न्यूक्लियस के पास नहीं जाना है, तो न्यूक्लियस से चार्ज ही वो रिश्ता ही नहीं बना पाएगा, या क्या बोल सकते हैं हम लोग, वो कॉन्वर्सेशन ही नहीं कर पाएगा, तो जिसकी वजह से उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना ज़्यादा ईजी होता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि इफ इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड मोर, और वी कैन से दैट मोर शील्डिंग और इफेक्ट ऑफ रेपेल विल प्रोवाइड ईज टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। समझ आ गया होगा कि जितना ज़्यादा अंदर वाले लोग क्या करेंगे, बाहर वाले लोगों को भगाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उस केस में बाहर वाले लोगों को निकालना ज़रूरी और ईजी हो जाएगा, ठीक है। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी वहाँ पे कम लगेगी। तो जितना ज़्यादा शील्डिंग उतना लेस इलेक्ट्रॉन, ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और जितना कम शील्डिंग उतना ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो बेसिकली अगर हम देखें तो ये क्या रहता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। सबसे पहले देखते हैं हु रेपेल्स द इलेक्ट्रॉन मोर, सो द आंसर वेयर विल बी F14, बिकॉज कोई यहाँ पे F14 नहीं बोलेगा, क्यों, क्योंकि ये आंसर गलत हो जाता है। इट वॉज इनकरेक्ट आंसर बिकॉज मोर इलेक्ट्रॉन इन F4 बट इज स्कैटर्ड वे में। जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पे पूरे जो 14 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ये क्या रहते हैं, पूरे स्कैटर्ड वे में रहते हैं इस शेल में। अगर F के शेल में देखें तो सारे स्कैटर्ड वे में रहते हैं। वो स्टेबल इलेक्ट्रॉन, स्टेबल एटम नहीं होता है, F वाला जो होता है शेल जो रहता है, वो F वाला शेल जो है वो स्टेबल नहीं रहेगा। कंपैरेटिवली अगर हम S और 2 का देखें, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इतना ज़्यादा अच्छा है कि ये इतना ज़्यादा रिपेल करेगा किसको, इलेक्ट्रॉन को। तो ठीक है, तो यहाँ से हम समझते हैं कि सबसे पहले जो है ना, गुड शील्डर्स जो रहते हैं वो पता करना है, तो हो जाएंगे S ऑर्बिटल और P ऑर्बिटल। D और F तो किसी काम के नहीं होते हैं, बहुत कम करते हैं। रीशील्ड इलेक्ट्रॉन्स बहुत दूर दूर होते हैं, यहाँ पे जो Fe में जो शील्ड इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं वो बहुत ज़्यादा दूर दूर रहते हैं। अब हम देखते हैं कि पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ ऑर्बिटल्स कैसा होता है, ये देखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स विथ मोर पेनिट्रेशन, जैसे कि सबसे ज़्यादा किस में होता है, S में होता है, P में, फिर D में, फिर F में, आर क्लोजर टू द न्यूक्लियस, मोर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, hence electrons are harder to remove than those orbital in p d orbitals। जैसे s is attracted more, अगर हम बोलते हैं कि ये ज़्यादा स्टेबल है और ज़्यादा सॉलिड है ये एटम, ठीक है, तो ये ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। टू टेक आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम S विल बी हार्डर मोर, मतलब ज़्यादा अगर S से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो यहाँ पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो क्या लगेगी, ज़्यादा लगेगी। तो कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो यहाँ पे हम इजीली क्या नहीं कर पाएंगे, S से नहीं निकाल पाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। कंपैरेटिवली F, P और D से देखें तो F से इजीली निकल जाएगा, D से थोड़ा मुश्किल होगा, और P से भी निकल सकता है, बट बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आइसोलेटेड गैसेस। जैसे व्हेन एनी मेटल गेन्स इलेक्ट्रॉन, सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी इट रिलीजेस और इट एब्जॉर्ब्स। व्हेन कोई भी मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो कितना वो एनर्जी रिलीज करता है या एब्जॉर्ब करता है, ये हम देखते हैं। व्हेन एनी मेटल स्टेबलाइजेस देन इट रिलीजेस एनर्जी, बट व्हेन एनी मेटल गेट्स अनस्टेबल देन इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी, ठीक है। जब वो अनस्टेबल होगा तो वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, जब वो स्टेबल होगा तो वो रिलीज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो रहता है उसका भी यूनिट जो रहता है जूल पर मोल और केजी पर मोल होता है। when addition of electron releases energy, the electron gain enthalpy नेगेटिव हो जाएगी। जब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिलीज करेगा, प्लस इलेक्ट्रॉन
क्या करेगा, रिलीज। तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगी। When energy required to add an electron, as in the case of noble gas, the electron gain एंथैल्पी जो रहती है वो क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। यहाँ पे लिखा नहीं है, इस केस में ये पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, इसके आगे या पीछे अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऑफलाइन क्लास में भी हम डिस्कस कर सकते हैं, जो हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं वो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।